नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम प्रांतीय सूची को जो दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित हस्तांतरित, इन दोनों पक्षों में किस तरह का संबंध और इनमें गवर्नर की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि मंत्रियों तथा कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति के तरीकों, अवधि और विधान परिषद के साथ संबंधों में महान अंतर था, तथापि 1919 के अधिनियम के बनाने वालों का यह उद्देश्य नहीं था कि दोनों पक्ष यानी हस्तांतरित और आरक्षित अलग अलग रहे। उनका यह इरादा था कि ये दोनों पक्ष गवर्नर के नेतृत्व में आपस में मिलजुल कर कार्य करें, वरना सरकार की एकता नष्ट हो सकती थी। इसलिए बाद में बनाए हुए नियमों में इस बात पर बल दिया गया कि गवर्नर दोनों पक्षों में सामूहिक विचार विमर्श को उत्साहित करेगा। दोनों पक्षों में सामूहिक विचार विमर्श हो, फिर कानून बने। इसका कारण यह था कि सरकार के अनेक विषय ऐसे थे जिनका प्रभाव दोनों पक्षों पर पड़ता था। उदाहरण स्वरूप, जहाँ तक कर लगाने का संबंध था या उधार लेने अथवा धन के बंटवारे का संबंध था, दोनों पक्ष समान रूप से इन मामलों में रुचि रखते थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों पक्षों की बैठक में गवर्नर को बहुमत से एक संयुक्त निर्णय लेना होता था, बल्कि यह है कि उनके विचारों को जानने के लिए संयुक्त बैठक बुलानी वांछनीय थी। जहाँ तक निर्णयों का संबंध था, गवर्नर मंत्रियों की अलग और कार्यकारिणी परिषद की अलग बैठक बुला सकता था। गवर्नर का वित्त पर नियंत्रण, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि चूंकि वित्त एक आरक्षित विषय था और उसके प्रशासन की जिम्मेवारी गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद की थी, अतः गवर्नर के पास इस विषय में बहुत अधिक शक्तियाँ थी। बजट की तैयारी में उसका पूरा हाथ होता था। उसकी निगरानी में, देख रेख में बजट तैयार होता था, क्योंकि उसके आदेशों के अनुसार बजट तैयार होता था। आरक्षित विषयों पर कितना खर्च हो और हस्तांतरित विषयों पर कितना हो, इसके बारे में निर्णय करने के लिए वह मंत्रियों अथवा अपनी कार्यकारिणी परिषद की एक संयुक्त बैठक बुलाता था। लेकिन दोनों पक्षों में मतभेद होने पर गवर्नर का निर्णय अंतिम समझा जाता था। लगभग 70% प्रांतीय शासन का खर्च ऐसा होता था जिस पर विधान परिषद अपना मतदान नहीं कर सकती थी। वह सब गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत आता था। वह उस खर्च पर बहस कर सकती थी, अपने सुझाव भी दे सकती थी। यदि विधान परिषद आरक्षित विषयों से संबंधित किसी मांग के बारे में इनकार करती थी या उसमें कटौती करती थी, तो गवर्नर इनकार की हुई या कम की गई राशि की पूर्ति यह कहकर कर सकता था कि वह खर्च उस विषय के प्रशासन को ठीक तरह चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि विधान परिषद किसी हस्तांतरित विषय से संबंधित मांग में कटौती कर देती थी या स्वीकृति से इनकार कर देती थी, तो उस मांग की पूर्ति नहीं कर सकता था। परंतु संकटकालीन अवस्था में प्रांतों की शांति कायम रखने के लिए वह इस खर्च की स्वीकृति अपने विशेष अधिकार द्वारा दे सकता था। विधान परिषद द्वारा हस्तांतरित विषय से संबंधित किसी भी कम की गई मांग पर वह इतने खर्च की मंजूरी दे सकता था जितना खर्च उसके बारे में पिछले वर्ष हुआ था। जितना खर्च पिछले वर्ष हुआ था उतने की वह मंजूरी दे सकता था। गवर्नर ने अपनी इन विशेष वित्तीय शक्तियों का प्रयोग बंगाल और मध्य प्रांत में खूब किया, क्योंकि यहाँ स्वराज्य पार्टी का बहुमत था और वह सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थी। इस तरह से वित्तीय क्षेत्र में गवर्नर की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता था और आर्थिक मामलों में अंतिम शक्ति केवल गवर्नर के पास में होती थी।
अब प्रांतीय विधानमंडल किस तरह का होता था? प्रांतीय विधान परिषद की रचना। इस अधिनियम के अनुसार व्यवस्था की गई कि कम से कम 70% सदस्य प्रत्येक विधान परिषद में चुने हुए होंगे और 20% से अधिक सरकारी अधिकारी नहीं होंगे। चुने हुए सदस्य और सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त परिषद में कुछ नामजद गैर सरकारी अधिकारी भी थे। इससे पता चलता है कि प्रांतों में चुने हुए सदस्यों का बहुमत स्थापित कर दिया गया। हरिजनों को काफ़ी प्रतिनिधित्व देने के लिए उनके सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई। गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों पदेन विधान परिषद के सदस्य थे। चुनाव क्षेत्र था मताधिकार। पार्लियामेंटो सुधारों की अपेक्षा मताधिकार अब अधिक विस्तृत कर दिया गया, परंतु फिर भी यह इतना सीमित रहा कि 1920 में ब्रिटिश भारत की 24 करोड़ 17 लाख आबादी में से केवल 53 लाख आबादी को मताधिकार दिया गया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लगभग 2.5% आबादी को ही मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। मताधिकार के लिए योग्यताएं प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न थी। प्राय ऐसा किया गया, जो लोग देहाती क्षेत्रों में 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक प्रतिवर्ष भूमि कर देते थे, उनको मताधिकार दिया गया। नगरों में जो कम से कम 2000 रुपये वार्षिक आमदनी पर आयकर देते थे, या जिनको मकान से कम 36 रुपये वार्षिक किराया मिलता था, या जो 36 रुपये वार्षिक किराया देते थे, 36 रुपये किराया लेना या देना, या जो नगर पालिका को कम से कम 3 रुपये वार्षिक कर देते थे, वे अपना नाम मतदाताओं की सूची में लिखवा सकते थे। चुनाव क्षेत्र को सामान्य चुनाव क्षेत्रों तथा विशेष क्षेत्रों में बांटा गया। चुनाव क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, सामान्य चुनाव क्षेत्र और विशेष चुनाव क्षेत्र। सामान्य चुनाव क्षेत्र मुसलमान, गैर मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय समुदाय और सिख इत्यादि के लिए बनाए गए। विशेष चुनाव क्षेत्र यूनिवर्सिटीज, वाणिज्य, उद्योग और जिम्मेदारों के लिए बनाए गए। सामान्य चुनाव क्षेत्र को भी देहाती और शहरी चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया गया, और जैसा पहले बताया जा चुका है कि वहाँ पर मताधिकार के लिए योग्यताएं भी काफ़ी अलग अलग रखी गई। सामान्य क्षेत्र में चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया। नारियों को मताधिकार नहीं दिया गया, परंतु यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय विधान परिषद नारियों को मताधिकार दे सकेंगे। प्रांतीय विधान परिषदों ने बाद में नारियों को भी मताधिकार दे दिया था। अब विधान परिषद की कानूनी शक्तियाँ तथा गवर्नर की भूमिका। प्रांतीय विधान परिषद को यह शक्ति दी गई कि वो अपने प्रांत की शांति तथा अच्छी सरकार के लिए कानून बनाए। 1919 के अधिनियम से पहले प्रत्येक प्रांतीय कानून के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व आज्ञा लेना आवश्यक था, परंतु 1919 के अधिनियम के अनुसार यह तय किया गया कि कुछ विशेष मामलों को छोड़कर शेष में गवर्नर की पूर्व आज्ञा की आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु प्रत्येक बिल विधान परिषद द्वारा पास होने पर कानून तभी बन सकता था जब गवर्नर जनरल अपनी स्वीकृति दे दे। प्रांतीय विधान परिषद को जिन विशेष मामलों में कानून बनाने से पूर्व गवर्नर जनरल की आज्ञा लेनी पड़ती थी, वो इस प्रकार है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कोई ऐसा कर लगाना जिसकी शक्ति प्रांतीय विधान परिषद को नहीं है, यानी विधान परिषद कोई ऐसा कर लगाती है जिसकी शक्ति उसको नहीं है। सार्वजनिक ऋण सरकार के देशी राजाओं तथा विदेशी राज्यों से संबंध।
सेना के अनुशासन या इसके किसी भाग के संगठन को प्रभावित करना, किसी केंद्रीय विषय को प्रभावित करना। प्रांतीय विधान परिषद को ऐसे कानूनों को बनाने की स्पष्ट रूप से मनाही कर दी गई जिनका प्रभाव ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए हुए अधिनियमों पर पड़ता है। गवर्नर को कानूनी क्षेत्र में बहुत शक्ति दी गई। वह किसी भी विधेयक को विधान परिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता था। वह किसी भी बिल को गवर्नर जनरल के विचार के लिए आरक्षित कर सकता था। गवर्नर जनरल की किसी विधेयक को विधान परिषद पुनर्विचार के लिए भेज सकता था। वह किसी भी विधेयक को ब्रिटिश सम्राट की सरकार के लिए विचार के लिए आरक्षित कर सकता था। यदि आरक्षित विषय पर विधान परिषद उस रूप में बिल पास करने से इनकार कर दे जिस रूप में वो प्रस्तुत किया गया है, यदि उसी रूप में पास करने से विधान परिषद मना कर दे और यदि गवर्नर चाहता है कि वो बिल बने, तो बिल को अपने प्रमाणक शक्ति द्वारा ये कहकर पास कर सकता था कि उस विषय से संबंधित उसकी विशेष जिम्मेदारी निभाने के लिए इस बिल को पास करना आवश्यक है। यानी कोई ऐसा बिल जो विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन विधान परिषद उसी रूप में उसको पास करने से इनकार कर देती है, तो गवर्नर को यह शक्ति है कि वह इस बिल को पास कर दे और इस आधार पर करे कि वो ये कहे कि इस बिल को पास करना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि गवर्नर अपनी इन शक्तियों का कभी दुरुपयोग न करे। इसलिए यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार पास किया हुआ प्रत्येक बिल गवर्नर जनरल के पास में जाएगा और वह तभी कानून बन सकेगा जब उस पर ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हो जाए। संकटकालीन अवस्था में गवर्नर जनरल उस कानून की अनुमति दे सकता था, परंतु बाद में वह आवश्यकता पड़ने पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा रद्द किया जा सकता था। गवर्नर द्वारा इस प्रकार के पास किए हुए अधिनियम की स्वीकृति ब्रिटिश संसद से भी लेनी पड़ती थी। अब विधान परिषद की वित्तीय शक्तियाँ। विधान परिषद को बहुत सी वित्तीय शक्तियाँ दी गई, परंतु गवर्नर की विशेष शक्तियों द्वारा उन पर अनेक रुकावटें भी लगा दी गई ताकि विधान परिषद गवर्नर की इच्छा के अनुसार किसी मांग को पास न करे, तो गवर्नर अपनी विशेष शक्ति द्वारा उसको पास कर सके। इस तरह से वित्तीय मामलों में अंतिम निर्णय गवर्नर के हाथ में था। बजट को भी दो भागों में बांटा गया। पहले भाग में वे राशियाँ शामिल की जाती थी जिन पर विधान परिषद अपना मत नहीं दे सकती थी। परंतु केवल बहस कर सकती थी और इस तरह के लगभग 70% खर्चे पर विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था। यानी कुल खर्च का 70% पर विधान परिषद का कोई अधिकार नहीं था। वह इस पर केवल बहस कर सकती थी। शेष 30% बजट पर विधान परिषद अपना मत दे सकती थी। वह किसी खर्च में कटौती भी कर सकती थी। मंत्रियों के वेतन में विधान परिषद कटौती कर सकती थी, परंतु गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के वेतन में कटौती करने का इसके पास कोई अधिकार नहीं था। जिन खर्चों पर विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था वो इस प्रकार थे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रांतीय सरकार द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल के खर्चे के लिए दिया हुआ धन, भारत सचिव और उसकी परिषद या ब्रिटिश सम्राट द्वारा अथवा उसकी मंजूरी से नियुक्त किए हुए व्यक्तियों के वेतन तथा पेंशन, महाधिवक्ता तथा प्रांतों के हाई कोर्ट के जजों के वेतन, ऋणों पर डूबते हुए फंड का भारतीय व्यय तथा सूद। इन खर्चों पर विधान परिषद अपना मत नहीं दे सकती थी, अर्थात वह इनमें कोई कटौती नहीं कर सकती थी।
मंत्री तथा कार्यकारिणी परिषद पर विधान परिषद का नियंत्रण। प्रांतों में मंत्रियों को इस अधिनियम के अनुसार विधान परिषद की तरफ उत्तरदायी बनाया गया। यह उनको अविश्वास तथा निंदा प्रस्ताव तथा अन्य तरीकों से हटा सकती थी, परंतु गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को इसे हटाने का अधिकार नहीं था। यह तो केवल उनसे प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकती थी। विधान परिषद के सदस्य काम रोको प्रस्ताव पास कर सकते थे।